हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इस समय एमटीएस का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये लिखा है ना, पीवाईक्यू डिस्कशन। तो एमटीएस का कौन सा 2022 का है ये। तो 2022 की भर्ती थी। पेपर कब हुआ था? मई 2023 में। तो 2023 में दो पेपर हुआ था, एक मई में हुआ था और एक सितंबर में हुआ था। तो जो सितंबर में हुआ था वो 2023 की भर्ती थी, जो मई में हुआ था वो 2022 की भर्ती थी। उसके पहले कोरोना की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो गया था तो लेट हो गया था पेपर, ठीक है। लेकिन आयोग ने उसको मेकअप कर लिया 2023 में दो भर्तियां लेकर के, ठीक है। तो ये 16 मई का पेपर है जो हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसमें से शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग कर चुके हैं, कल किया था। आज करने जा रहे थे शिफ्ट 2 का पेपर। उसके बाद हमको करना होगा शिफ्ट 3 का, फिर 17 का, 18 का, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। और कुछ पेपर हैं जो जून में हुए थे, ठीक है। ये तो करंट वाले की बात हो गई। अच्छा, इसके पहले हम 2021 एमटीएस 2021 और 2023 का करा चुके हैं। तो 21 का पहले हो गया है, 23 का पहले हो चुका है, 22 वाले में कुछ दिक्कत हो गई थी तो जो थोड़ा बचा था वो अब पूरा करा दे रहे हैं, ठीक। अब एमटीएस के अलावा सीजीएल, सीएचएसआर, स्टेनो, सीपीओ उन सब के भी पेपर कराए हुए हैं। आपके पास बहुत सारा डिस्कशन है, प्लेलिस्ट सर्च करिए, आपको एक से एक मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डिस्कशन करना आपके लिए ज़रूरी है। पीवाईक्यू डिस्कशन, एक चीज़ समझ लीजिए ना कि आपको कोई कोचिंग करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीवाईक्यू डिस्कशन। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं एसएससी के, तो आप सारे के सारे जितने भी टाइप के पेपर होते हैं सबका पीवाईक्यू करिए। अंग्रेजी आपको सीखना है तो सबका करिए। कई बार मैंने देखा है कि एमटीएस में सीजीएल का क्वेश्चन आया है, सीजीएल में स्टेनो का क्वेश्चन आया है, स्टेनो का क्वेश्चन सीपीओ में आ रहा है। तो इस तरह से अदलता बदलता रहता है। आपके पास इतना सारा मटेरियल है, सारा का सारा करिए, फिर अपना वाला एग्ज़ाम निकाल लीजिए। क्लियर? पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया होगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको रोज़ पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक है। ये तो हो गई बातें। चलिए आज शुरू करते हैं अब अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम? अंडरलाइन क्या है? टेल। इस टेल का मतलब क्या होता है? कहानी, ठीक है ना। क्या है? कहानी, फेयरी टेल, परी कथाएं। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक फेयरी टेल है, एक परी कथा है। कहानी के लिए क्या लगाओगे साइनोनिम? स्टोरी। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम हलवा, ठीक है, समझ लो लॉलीपॉप। तो यहाँ टेल का मतलब फैक्ट नहीं होगा। इस टेल का मतलब क्या होता है? इस टेल का मतलब होता है पूंछ, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट मतलब कोई मतलब नहीं है। परी कथाएं कहानी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इडियम दिया हुआ है। ये एक्चुअली इडियम नहीं है, ये एक फ्रेज है। तो फ्रेज ले दिया है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है ना ड्यू टू, की वजह से, के नाते, इनके चलते। कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ रेनिंग हैवीली, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन आई गॉट लेट। बारिश के चलते मुझे देर हो गई, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ योर डेली अप्रोच आई मिस्ड माई ट्रेन। तुम्हारी डेली अप्रोच के नाते हमारी ट्रेन मिस हो गई। तो के नाते, की वजह से, के कारण, ड्यू टू। तो ड्यू टू एक और होता है ओइंग टू, OWING, ओइंग टू होता है। और एक होता है बिकॉज ऑफ, भी यूज कर सकते हो। तो ये देखो बिकॉज ऑफ मिल गया। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है? खाली जगह भरना है। भरो खाली जगह, लेकिन ऐसे थोड़े ना बोलोगे, पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ो। इफ सी हैड नॉट के बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इफ सी हैड नॉट डैश हर सेल फोन, अगर उसने अपने सेल फोन को डैश ना किया होता बेड पर, तो सी कुड हैव कॉल्ड हिम, तो वो तुम्हें या वो उसको फ़ोन कर सकती थी। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थ्रू, ये थ्रू है, ये वर्ब ही नहीं है। तो जब ये वर्ब ही नहीं है तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, ये थ्रोन क्या होता है? ये थ्रोन नाउन है। ये क्या होता है? सिंहासन होता है, राजा जिस पर बैठते हैं। तो अब ये सिंहासन की भी तो यहाँ ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ हमको क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी नहीं होगा। थ्रोंग क्या होता है? ये भी नाउन होता है। ये नाउन किस चीज़ के लिए है? क्राउड है। क्राउड ऑफ पीपल क्या होता है? क्राउड ऑफ पीपल या एनिमल, उसी को कहते हैं थ्रोंग। तो ये नाउन है, ये भी नहीं लगेगा। अब ये क्या आपका है? थ्रो क्या है? थ्रू की थर्ड फॉर्म, थ्रो, थ्रू, थ्रोन थर्ड फॉर्म हो गई बाकी। तो यही वाला लग पाएगा आपका। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सारे होमोफोन्स हैं, थ्रू, थ्रोन, थ्रोन, थ्रोंग, ये होमोफोन्स हैं। आप उसमें सटीक और सुटेबल आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एंटोनिम बताना है आपका। किसका एंटोनिम? अंडरलाइन वर्ड का। और अंडरलाइन क्या है? पुअर। मीनिंग बताने की जरूरत नहीं, सीधे एंटोनिम में चले जाओ। ही सेज दैट वी आर पुअर नाउ, वो कहता, अच्छा पुअर का मतलब हो गया गरीब। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब बंजर होता है। तो बंजर का गरीब, गरीब बंजर, अगर खेत बंजर है तो गरीब होंगे, करीब साइनोनिम हो जाएगा। हालांकि साइनोनिम नहीं है, खेत के उपजाऊपन के लिए बंजर लगता है, अमीरी गरीबी थोड़ा लगती है। इंडिजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजेंट, बताओ। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर, ठीक है, पुअर या नीडी, जरूरतमंद टाइप का गरीब आदमी होता है। ये क्या हो गया? साइनोनिम हो गया। रूइंड का मतलब क्या हुआ? जो बर्बाद हो चुका हो, एकदम से नष्ट हो चुका हो, डिस्ट्रॉय हो चुका हो। ओपुलेंट का मतलब क्या होता है? रिच होता है, अमीर आदमी होता है। हाँ, ये हम ढूंढ रहे थे, ये रहा ओपुलेंट। और कोई वर्ड लगा सकते हो क्या? रिच है, ओपुलेंट है और वेल्थी हो सकता है। वेल्थी मतलब क्या हुआ? अमीर हो गया, ठीक है। और प्रॉस्परस यूज कर सकते हो, प्रॉस्परस यूज कर सकते हो। और पैम्पर्ड यूज कर सकते हो। पैम्पर्ड का मतलब क्या होता है? एकदम फलता फूलता अच्छे घर का, खाते पीते घर का, पैम्पर्ड। एक वर्ड और यूज कर सकते हो, वेल ऑफ, ये हो गया वेल ऑफ। एक होता है एफ्लुएंट, यूज कर सकते हो। एफ्लुएंट का मतलब भी होता है अमीर, ठीक है ना। तो इतने तो बता दिए यार, ये सारे हैं, बाकी दो चार आप अपनी मन से याद कर लेना, ठीक है। तो अपुलेंट यहाँ पे लिखा ही है, तो ये अमीर के लिए होगा। आपका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अपोजिट बताना है। या तो एंटोनिम लिख लो यार, या तो अपोजिट लिख लो, बार बार बच्चों को कंफ्यूज करते हो। अबॉर्ट क्या होता है? अच्छा, अबॉर्ट नहीं सुना होगा आप लोगों ने, अगर तो एक वर्ड बहुत सुना होगा ना, अबॉर्शन, ठीक है। तो उसने अबॉर्शन करा दिया, उसका अबॉर्शन हो गया। तो अबॉर्शन क्या होता है? देखो, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेसी होती है, या बच्चे को कोई मतलब डिसऑर्डर होता है इस तरह का, या डॉक्टर लोग बताते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो थोड़े दिन तक जिएगा, उसके बाद मर जाएगा, बड़ा कष्ट झेलेगा, तो उसको परमिशन मिल जाती है कि उसको अबॉर्ट कर दो। तो अबॉर्ट करने का मतलब क्या होगा? प्रेगनेंसी को रोक दो, प्रेगनेंसी वहीं ख़त्म कर दो, ये होता है ना अबॉर्ट करना। तो एक बात और समझ लो, जब अबॉर्ट करना आएगा तो अबॉर्ट का मतलब होता है ना फेल हो जाना, कोई चीज़ क्या हो गई? फेल हो गई, प्रेगनेंसी फेल हो गई। या फॉइल करना कह सकते हो। फॉइल का मतलब क्या होता है? किसी को विफल कर देना। तो विफल कर देते हो तो वहीं पे उसको क्या कर देते हो? रोक देते हो, ठीक। अपोजिट देखो, कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंस का मतलब स्टार्ट कर देना, ठीक है, स्टार्ट करना। कॉलिजन का मतलब क्या होता है? कॉलिजन का मतलब होता है, जैसे कॉलिजन गुट बना लेते हैं ना लोग, कॉलिजन कहते हैं, कॉलिजन गवर्नमेंट, तो एक गुट बना देते हैं, मतलब सहयोग की सरकार, सब लोग आप हमको सहयोग करो, हम आपको करें, 4-5 लोगों का एक सहयोगी गुट बन जाता है, उसको कॉलिजन कहते हैं। कमोड क्या होता है? कन्वीनियंट होता है, कोई चीज़ कन्वीनियंट के सेंस में यूज किया जाता है, कमोड हो गया, ठीक है। कमोड का दूसरा मतलब निकाल लेना। कमांड का मतलब आर्डर, एडवाइस हो जाता है। अब देखो, इसमें कॉलिजन का, कमोड का और इनका कोई लेना देना नहीं है। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, और अबॉर्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, या करीब करीब क्या होता है? किसी चीज़ का एंड कर देना होता है ना, अबॉर्ट करते हैं। जैसे बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं तो मतलब उसका जीवन समाप्त कर देते हैं। तो एंटोनिम के रूप में कमेंस हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो बाबू। अगला क्वेश्चन है दैट कैन सब्स्टिट्यूट किसको? द ग्रुप ऑफ वर्ड, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। लिखा है कि आ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टील्स नरिशमेंट फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई जीवित प्राणी जो स्टील्स नरिशमेंट, पोषण, पोषक तत्व को चुराता है, चोरी करता है, किससे? दूसरे लिविंग बींग से। तो जो सर में जुएँ पड़ते हैं वो क्या करते हैं? जुआ भी सजीव है, और हमारे शरीर में से ही, हमारी खोपड़ी में से ही हमारे ही खून को चूसता है। तो जुए को क्या कहोगे? जुए को हम कहते हैं ना पैरासाइट। पेट के अंदर जो केचुए होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। हम खाना वाना बनाए खाए बढ़िया से, और वो ये निगल लेते हैं और हमसे मजा काटते हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं? परजीवी, पैरासाइट कहते हैं, ठीक। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये भैया अपना खुद बना खा लेते हैं। कोडिपेंडेंट, अच्छा देखो, कोडिपेंडेंट में और पैरासाइट में क्या अंतर होता है? कोडिपेंडेंट में हम तुम्हारी मदद करें, तुम हमारी मदद करो, जैसे लाइकेन होता है। लाइकेन फंगाई और एल्गी, फंगस और एल्गी का साथ होता है।
फंगस में जड़ें होती हैं, नहीं फंगस में क्या होता है, हाँ फंगस में जड़ें होती हैं, एल्गे में क्लोरोफिल होता है, दोनों मिलके बनाते खाते हैं, तो को डिपेंडेंट होते हैं। जो फंगस है एल्गी पर, एल्गी जो है फंगस पर डिपेंड करते हैं, को डिपेंडेंट हो जाएंगे, परस्पर निर्भर होते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, हैविंग टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़, उसको हम वेक्टर कहते हैं। क्लियर? चलिए आंसर हो गया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है और एक ऑप्शन दिया है नो इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब कहानी समझ में आ गई, किसको इम्प्रूव करना है। लिखा है दो अ फॉरेनर, हालांकि विदेशी थी, मदर टेरेसा सेटल इन कैलकाटा एंड मेड इट हर होम। तो देखो एंड हमारी कंजंक्शन है, एंड के बाद क्या लगा है मेड, और मेड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो एंड से मिलता जुलता उसी टेंस में हमको क्या चाहिए थी, ये वाली वर्ब चाहिए थी, यानी सेटल को भी हमको किस में चाहिए, सेकेंड फॉर्म में चाहिए। दोनों ये लिखा है सेटल्ड इन कैलकाटा एंड, ये तो पहला वाला ठीक है, दूसरे में भी सेटल लिखा है, तीसरे में सेटलिंग लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड ने सबको ठीक कर दिया, एंड योर आंसर इज द फर्स्ट वन। क्लियर? चलिए 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर में शुरुआत में ही ब्लैंक दे दिया, पढ़ के देख लो। डैश फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक, डैश फ्रॉम ह्यूमंस, लायंस आर द की नेचुरल प्रीडेटर ऑफ एलिफेंट। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, जो शिकार करते हैं। तो डैश फ्रॉम ह्यूमंस मतलब क्या हुआ, इंसानों के अलावा, ठीक है, इंसानों को छोड़कर जो शेर है ना, लायन, लायन भी एलिफेंट का नेचुरल प्रीडेटर है। बात समझ गए? तो के अलावा, अलोंग में अलावा नहीं होगा, अलोंग का मतलब क्या होता है, के किनारे किनारे, अलोंग के साथ आता, इसका अलोंग का मतलब आ तो जाता है यहाँ पर, लेकिन कब आता बताए ना। देखो अब यहीं पे आप लोग मिस्टेक करोगे, अलोंग विद अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन लिखा क्या है, फ्रॉम लिखा है, अलोंग के साथ विद लगता है, फ्रॉम नहीं लगता, देयरफॉर अलोंग कैन नॉट बी योर आंसर। रैदर के साथ बेटा क्या लगता है, रैदर देन लगता है, रैदर फ्रॉम नहीं लगता, तो इनका भी पत्ता साफ हो गया। असाइड के साथ फ्रॉम लगता है, असाइड के साथ फ्रॉम लगता है, और बिसाइड लगेगा ही नहीं, बिसाइड नहीं, यहाँ होना क्या चाहिए था, बिसाइड्स लगता, और बिसाइड्स के साथ फ्रॉम नहीं लगता, ये भी नहीं हुआ, तो क्या लगेगा, असाइड फ्रॉम, के अलावा। क्लियर हो गया आपका आंसर? चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, इडियम और फ्रेज। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के खिलाफ काम करना, क्लॉक के अगेंस्ट काम करना, क्या मतलब है, जैसे हमने कहा कि 5 बजे तक ये काम कर देना, कितना कहा हमने, 5 बजे तक ये काम कर देना, और किसी आदमी ने 3 बजे कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, 3 बजे कर दिया, 5 बजे का टारगेट था, उस आदमी ने 3 बजे काम खत्म कर दिया, तो ही वर्कड अगेंस्ट क्लॉक, ठीक है ना, वो घड़ी के साथ साथ नहीं चला, जितना टाइम मिला था उतना टाइम नहीं लिया, जितना टाइम उसको मिला था उससे कम टाइम लिया, तो इसी को कहते हैं टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। तो अगर 5 बजे तक का काम 3 बजे कोई खत्म कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, ही हैड वर्कड फास्टर देन प्रॉपर, तो क्या होगा आंसर, टू वर्क फास्ट। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है। अ गवर्नमेंट रन बाय सिंगल पर्सन, एक ऐसी सरकार जिसको कोई एक आदमी चलाता हो। एनोक्रेसी नहीं होगा, जेरोटोक्रेसी नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा, ऑटोक्रेसी होगा। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, अ सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, निरंकुश तंत्र होता है, तानाशाह डिक्टेटर कहते हैं इसको, बाकियों का मतलब समझो। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट बेसिकली रन बाय सिविल सर्वेंट्स या ऑफिशियल्स, जो IAS PCS अधिकारी होते हैं, वो जब सरकार में मेन रोल करते हैं, उनके द्वारा चलने वाली सरकार को हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी दोनों चलती है। जेरोन्टोक्रेसी क्या होती है, जेरोन जहाँ लग जाएगा ना, ये जेरोन ध्यान रखना, जेरोन GERON, तो जेरोन किसके लिए लगाया जाता है, ओल्ड मैन के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट रन बाय सीनियर सिटीजन्स, एक ऐसी सरकार जिसमें सीनियर सिटीजन्स, बूढ़े लोग गवर्न करते हैं। अब एनोक्रेसी क्या होगा, एनोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, थोड़ी सी डेमोक्रेसी होती है, ध्यान देना, थोड़ी सी डेमोक्रेसी होती है
और थोड़ी सी क्या होती है, ऑटोक्रेसी होती है। दोनों का मिक्स होता है। कहीं कहीं पर जैसे कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो पूरी पावर को, होता इलेक्टेड है, चुना हुआ होता है जनता के द्वारा, लेकिन वो पावर को एब्सोल्युटली एंजॉय करता है, किसी की नहीं सुनता, सब अपने मन का काम करता है, ठीक है, उसको क्या कहोगे, एनोक्रेसी कहोगे। जैसे कहीं कहीं पर इस दुनिया में ही कहीं कहीं पर ऐसे सरकार, सपोज करो चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक। चाइना में एक सरकार है जिनपिंग की। अब इनकी क्या करते हैं, इनकी एक पार्टी है, अगर आप किसी को चुनाव लड़ना है तो इनकी पार्टी का ही 5 कैंडिडेट होगा, उन 5 कैंडिडेट में से किसी को चुन लो। मतलब आपके पास कैंडिडेट का विकल्प है, पार्टी का विकल्प नहीं है। आप चाहे जिसको चुनो, 5 कैंडिडेट्स में किसी को भी चुनेंगे, पार्टी हमारी ही जीतेगी, तो सरकार हमारी ही बननी है। ये क्या है, इलेक्शन भी हो रहा है, डिक्टेटरशिप भी लागू है, तो इसको क्या कहते हैं, एनोक्रेसी कहते हैं। समझ गए होगे तो कमेंट बॉक्स में कह देना यस सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हुआ कि नहीं हुआ आपका, नहीं बताए थे, आंसर क्या होगा, ऑटोक्रेसी। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ ये दिखा नो एरर, तो इसका मतलब ढूंढो। नाइदर टीचर्स और द प्रिंसिपल। भाई देखो नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, और नहीं लगता है। आगे पढ़ूं कि ना पढ़ूं, छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। नाइदर द टीचर नॉर, यहाँ नॉर होना चाहिए, पहला आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फिर नो एरर। चलो पढ़ के देखें, पिछली बार की तरह काम बन जाता जल्दी में तो अच्छा था। इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर। इंडिया ने एक दावा किया कि हम वर्ल्ड लीडर हैं इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल मतलब दवा बनाने के मामले में हम दुनिया में हम भी एक लीडर है। आर हैविली कंप्रोमाइज्ड। अब ये आर किसके लिए लगा हुआ, क्या चीज़ हैविली कंप्रोमाइज्ड है, बोलो कौन सी चीज़ ऐसी है जो हैविली कंप्रोमाइज्ड है, वो है इंडिया का क्लेम। आर हैविली कंप्रोमाइज्ड, व्हाट इज हैविली कंप्रोमाइज्ड, इंडियाज क्लेम। तो क्लेम के लिए अगर आप आर लगाते हो तो दैट शुड नॉट बी आर बट दैट शुड बी इज। क्लियर, समझ गए, इंडियाज क्लेम, क्लेम के लिए हम इज लगाएंगे ना, तो आंसर कौन सा होगा, इंडियाज क्लेम। यह कहाँ है आर, ये आर गलत हुआ, तो आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ 13 में। 13 में कह रहे कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ये देखो शोल्डर गलत हो गया, ठीक है, शोल्डर, ये भी शोल्डर गलत है, SHOULD होता है कि नहीं, SHOULD। तो ये शोल्डर्स सही हैं। चलो कुछ और देख लेते हैं फिर। तो श्रग्ड की स्पेलिंग आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। टर्न्ड, ये तो आराम से टर्न्ड देख लो, टर्न्ड, ये टर्न सही है, ये टर्न सही है, ये टर्न सही है, ट्रून्ड लिखा हुआ, हमारा काम हो गया क्या, ठीक है। श्रग्ड देखना ही नहीं पड़ा। आंसर कौन सा हुआ, चौथा। चौथे में ऊपर में थर्ड वाले में टर्न की स्पेलिंग गलत थी, ऊपर वाले 2 में A B में शोल्डर्स की स्पेलिंग गलत थी, हमारा आंसर काम बन गया चौथा वाला, ठीक है। बस यही करना होता है आपको एग्जाम में। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, 14 नंबर में करना है वही इम्प्रूवमेंट ऑन द फील्ड ऑफ, ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर ठीक है तब तो ये, और अगर गलत है तो बाकी 3 में से कोई। चलो देखते हैं। ही हैज़ 33 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, ही हैज़ 33 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक, लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनको 33 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या होगा, इन द फील्ड ऑफ, यहाँ इन द फील्ड ऑफ लिखा, लेकिन ये वाला ऑफ नहीं होगा, OF वाला होगा, धोखा न खा जाना। यहाँ ओवर लिखा है, गलत है, तो क्या होगा, इन द फील्ड ऑफ, ठीक है। तो ये चौथा। जल्दबाजी में पहला मत मार देना, और मारे होगे तो अभी अपने गाल पे एक तमाचा खींच के जड़ लो ना, गलती की सज़ा तो मिलनी चाहिए। चलो अब आपको क्या करना है, सेम मीनिंग बतानी है, और क्या है, फैबुलसली। फैबुलसली का मतलब क्या होता है, परफॉर्म्ड वेरी वेल, कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया परफॉर्म की गई, परफॉर्म्ड वेरी वेल, हाँ वेरी वेल कर लो, या एक्सट्रीमली वेल, मतलब बहुत निहायत अच्छे ढंग से कोई काम किया गया हो। नॉमिनली, नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, बहुत खराब नहीं, एवरेज हो जाता है। नॉमिनल परफॉर्मेंस मतलब एवरेज थी ना, बहुत अच्छी ना बहुत खराब, तो सेम मीनिंग में तो ये नहीं आएगा।
फैंटास्टिकली, हाँ फैंटास्टिकली का मतलब होता है बहुत अच्छे से काम किया गया। तो ये है आपका। स्कैंटली का मतलब स्कैंट कमी, अभाव, कुछ कमी रह गई। स्कार्सली कुछ कमी रह गई, अभाव रह गया, ये नेगेटिव चले जाएंगे। तो सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ। ये खाली जगह दी हुई है, करना क्या है पता है आपको। समटाइम्स, कभी कभी, वी विश फॉर थिंग्स, कभी कभी हम कुछ चीज़ों की इच्छा तो करते हैं, बट वी डू नॉट थिंक अबाउट देयर डैश। हम जैसे कुछ चीज़ें हम पाना तो चाहते हैं, कभी कभी ये इच्छा होता है कि हम ये पालें, ये पालें, ये पालें, पर उनकी डैश चीज़ पर हम विचार नहीं करते। तो उनकी किस चीज़ पर? बट वी डू नॉट थिंक अबाउट देयर हैज़ार्ड्स। हैज़ार्ड्स का मतलब क्या होता है? हम उनके खतरों के बारे में नहीं जानते। और कॉपियसनेस, कॉपियसनेस का मतलब क्या होता है? अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता। कॉपियस होता है ना बहुत अधिक, अधिकता, या कह सकते हो एक्सेस, हम उनके एक्सेस के बारे में नहीं जानते। या फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? उनके पार्ट्स, उनके भिन्न के बारे में नहीं जानते, उनके टुकड़ों के बारे में नहीं जानते। या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? हम उनके रिजल्ट के बारे में नहीं जानते। तो अधिकता और फ्रैक्शन तो गोली मारो, वो हो ही नहीं सकता। हैज़ार्ड्स हैं और कॉन्सिक्वेंसेस है। एक बार फिर सेंटेंस पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ बिटवीन हैज़ार्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी द करेक्ट। समटाइम्स वी विश फॉर थिंग्स, कभी कभी हम चीज़ों की इच्छा कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी हम इच्छा कर लेते हैं, बट वी डू नॉट थिंक अबाउट देयर डैश, पर हम उनके डैश चीज़ के बारे में नहीं जानते। तो उनके खतरों के बारे में नहीं जानते हैं या उनके रिजल्ट के बारे में। तो मोर सुटेबल क्या होगा? रिजल्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको एक कहानी सुनाई थी, कौन था, नाम नहीं याद आ रहा है। एक कहानी थी कुछ दिन पहले हमने क्लोज टेस्ट में आई थी, जिसमें एक राजा है, वो सोचता है कि हम जिस चीज़ को छुएं वो सोना बन जाए, तो हर चीज़ को छूता जाता है। बड़ा खुश हुआ, महल छू लिया, कुर्सी मेज सब कुछ छू लिया, और जब खाना खाने बैठा तो खाना भी सोने का हो गया। तो वो वाली कहानी था। हम कभी कभी विश तो कर लेते हैं किसी चीज़ की, उसके लेकिन परिणामों के बारे में नहीं सोचते। तो आई थिंक कि यहाँ कंसिक्वेंसेज होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हज़ार्ड्स भी है सुटेबल, लेकिन हज़ार्ड और कंसिक्वेंसेज में हम कंपेयर करें तो कंसिक्वेंसेज सीम्स टू बी मोर सुटेबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर पे आओ। 17 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इनकरेक्टली मतलब स्ट्रक्चर, पहला वर्ड स्ट्रक्चर, 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 यही गलत हो गया। आर नहीं होता ना स्ट्रक्चर में, STRUC, उसके बाद TURE होता है ना, तो यही गलत हो गया, पहला वाला आंसर हो जाए। हैवक सही है, रिसेंटली सही है, ब्रश भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 18 में। 18 में ये खाली जगह दी हुई है, यहाँ दैन लगा है, तो जाहिर सी बात यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। द स्कूल वाज डैश दैन अ माइल फ्रॉम देयर होम। स्कूल उनके घर से 1 मील से ज़्यादा दूर था। तो दैन लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, मोर लगा हुआ है तो मोर लग जाएगा। मोस्ट सुपरलेटिव है, मेनी यहाँ लग ही नहीं सकता, मच भी पॉजिटिव है, क्या लगेगा मोर। ये हलवा वाला क्वेश्चन था, लॉलीपॉप टाइप का, ठीक है। चलो आगे 19 नंबर में आ जाओ। 19 में फिर वही एरर की बात है। व्हेन ही बक्ड डाउन टू हिज वर्क। बक डाउन का मतलब जानते हो? बकल डाउन का मतलब तो टू स्टार्ट हार्ड वर्क, टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, खूब मेहनत करके, खूब जोर लगा के काम करना शुरू किया। तो व्हेन ही बकल्ड डाउन टू हिज वर्क, यहाँ तक तो ठीक है। ही बिकेम द स्लायर, ये देखना स्लाई एक वर्ड होता है, स्लाई SLY, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई है ER लगा के। एंड क्लेवरेस्ट, अब देखो एक कंपैरेटिव डिग्री है, एक लगा एंड, और दूसरी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, क्लेवरेस्ट है, ठीक है। ऑफ डिप्लोमेट्स, अच्छा ऑफ डिप्लोमेट्स का मतलब क्या हुआ? वहाँ बहुत सारे होंगे। दूसरी बात यहाँ क्या लिखा है? द लिखा है, तो द कंपैरेटिव के पहले लगता नहीं है, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं द, तो द सुपरलेटिव के साथ लग सकता है, कंपैरेटिव नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? सुपरलेटिव करना पड़ेगा। तो जो स्लायर दिया हुआ है दैट शुड हैव बीन, गड़बड़ कर दी ना मैंने, टी कर दिया उसको, स्लाइएस्ट हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए था? स्लाइएस्ट। तो स्लाइएस्ट का आंसर कौन सा होगा? अच्छा एरर बतानी है ना, हाँ तो एरर में यही होगा, जिसमें स्लाइयर लिखा होगा वही गलत है। कहाँ स्लाइयर? ये स्लाइयर है, तो ये रहा आपका आंसर। समझ में तो आ गया ना जो मैं समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 20 वाला। 20 में क्या करना है? इम्प्रूव करना है सेंटेंस को, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट है, तो यही जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी को इम्प्रूव करो। क्या लिखा है? सी वर्क्स फॉर 8 आवर्स एवरी डे, वो हर दिन 8 घंटा काम करता है, ठीक है ना। तो हर दिन 8 घंटा काम करता है, ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है, रूटीन वाला सेंटेंस है, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना।
चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 25, वही पुरानी कहानी, रोज़ रोज़ क्या समझाना। एक पैराग्राफ में 5 फिलर, पाँचों फिलर के लिए ऑप्शन दिए हैं। चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। आफ्टर अ रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब होता है आपने किसी से कहा कि भाई ज़रा एक कप चाय बना दो, उसने कहा नहीं बनाएंगे, ठीक है। या कोई भी आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं, चाहे वो लव अफेयर का प्रपोजल हो या कोई मतलब और काम हो, किसी से आप चाय बनवा रहे हैं, कुछ भी आप किसी से राय रखते हैं, या आप नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कहीं से भी। आफ्टर आ रिजेक्शन, जब हमारी बात को ठुकरा दिया जाता है तो वी टेंड टू बीट आवरसेल्व्स अप, तो हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं ना, खुद को पीटना कोसना शुरू कर देते हैं। ओवर द थिंग्स, ठीक, आगे लिखा है एंड माइट हैव डैश अस टू बी रिजेक्टेड। माइट हैव के बाद यहाँ क्या लगाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, याद रखना। हम अपने आप को सोचने लगते हैं, क्या सोचने लगते हैं, टू बी रिजेक्टेड, ठीक है ना, अपने आप को रिजेक्टेड मानने लगते हैं। एंड माइट इवन एंड अप ड्वेलिंग ऑन दीज निगेटिव, और हम दिन भर ड्वेलिंग मतलब उन्हीं में उलझे रहते हैं, जूझे रहते हैं। दीज निगेटिव के बाद प्लूरल नाउन, इसी निगेटिव विचारों में, ठीक है, इन्हीं निगेटिव विचारों में। थॉट हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस होता है, तो होगा ऑन दीज निगेटिव थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स जो भी लगेगा। अ प्रोसेस, जब हम इन्हीं निगेटिव थॉट्स में उलझे रहते हैं तो यह एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं रूमिनेशन। तो इसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन, निगेटिव चीज़ों पर लगातार सोचते रहना। दिस हैबिट कौन, ये रूमिनेशन की जो हैबिट है, हाउएवर इनएविटेबली कॉजेज अस टू, निश्चित रूप से, अटल रूप से ये हमसे क्या करवाती है, टू डैश वर्स। टू डैश वर्स का मतलब क्या हुआ, अब हम और बुरा सोच लेते हैं, बुरे पर बुरा, निगेटिव पर निगेटिव ख्याल आने लगते हैं। तो टू के साथ यहाँ क्या लगे कि वर्ब की फर्स्ट वर्ड टू थिंक हो सकता है। द फर्स्ट थिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू, पहली बात जो बहुत सारे लोग करते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्टेड लोग क्या करते हैं, व्हेन दे गेट रिजेक्टेड इज, वो पहला काम क्या है, टू बी अनकाइंड टू डैश, वो अनकाइंड, वो क्रूर हो जाते हैं, वो एक निर्दयी से हो जाते हैं, किसके प्रति, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति नहीं, अपने लिए ही निर्दयी हो जाते हैं। एंड दे स्टार्ट कमिंग अप विद ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज अबाउट व्हाट इज डैश विद देम, तो क्या करेंगे, उनके दिमाग में ये आने लगेगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद देम, आखिर मेरे साथ क्या गलत है, क्या नहीं ठीक है मेरे में। तो अब इसको भरना शुरू करो, भरना शुरू करते हैं। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, पूरा क्लियर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कर ही रहे थे तो कर दिया। चलो पहले वाले में क्या होगा, आफ्टर अ रिजेक्शन वी टेंड टू बीट आवरसेल्व्स अप ओवर द थिंग्स दैट माइट हैव डैश अस टू रिजेक्टेड, ठीक है ना, जो हमको ले जाती है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लीडिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, लीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं। और अगर लेट लगाओगे तो आगे लेट के बाद टू नहीं लगता है, तो लेट के बाद टू नहीं लगता, तो यहाँ अगर हम लेट लगा लेते हैं तो यहाँ टू नहीं लग पाता, तो ये लेट भी नहीं लगेगा। तब फिर क्या होगा, लेड लगाओगे, क्योंकि लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों होती है, ठीक है। दैट माइट हैव लेड अस टू रिजेक्टेड, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या लगाओगे, तो यहाँ मैंने कहा था ना कि हम दिन भर एक ही चीज़ सोचते रहते हैं, हमारे मन में ढेर सारे नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, हम ड्वेलिंग अप करते रहते हैं दीज निगेटिव डॉस, दीज निगेटिव इमोशंस हो सकता है, इंडोरेंस नहीं हो सकता है। इंडोरेंस मतलब होता है ना किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता, स्टॉपेजेस भी नहीं होगा और फॉर्मेलिटीज भी नहीं होगा। दीज निगेटिव थॉट्स, इमोशंस या फीलिंग्स, मैंने पहले ही कहा था, तो इमोशंस मिल गया, वही हम लगा लेते हैं। अगले में थर्ड नंबर पे आ जाओ, यहाँ क्या लगाते हैं, ये जो रिमिनेशन का प्रोसेस है, दिस हैबिट हाउएवर इनएविटेबली कॉजेज अस टू, हमको क्या करती है, हमें कॉज करती है कि हम डैश करें और भी बुरा। तो हम क्या लगाए थे यहाँ पर, हम थिंक और बुरा सोचने लगते हैं। तो रिकॉग्नाइज करेंगे कि शेयर करेंगे कि फील करेंगे, यस फील करेंगे। हम और ख़राब, हमारे में निगेटिव थॉट्स में हमेशा रहोगे तो और निगेटिव आएगा और निगेटिव आएगा और बुरा होते जाएंगे। और स्वर्ल का मतलब क्या होता है ना, ऐसे 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 नहीं, गोल 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 स्पाइरल में घूमना, तो ये स्पाइरल। तो ये आंसर कौन सा हो गया, फील वाला। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, अगला है हमारा फिलर नंबर 4 का। यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने क्या कहा, देखो हिमसेल्फ लिखा है, देमसेल्फ्स लिखा है, इटसेल्फ लिखा है और योरसेल्फ लिखा है। बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसके लिए लगा है ये बस ये समझो कि व्हेन डू दे गेट रिजेक्टेड, जब वो दे रिजेक्टेड होते हैं
तो वो अपने प्रति डैश हो जाते हैं और दे स्टार्ट कमिंग अप। तो दे का क्या होगा यहाँ, दे का देमसेल्व्स होगा ना, तो ये हो गया और उसमें और ज़्यादा मंत्र पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। चलिए नंबर 5 में, ये आखिरी वाले में क्या करोगे। तो इन्होंने कहा कि वो मतलब इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि तो हमेशा सोचते रहते हैं कि ऑल काइंड ऑफ आइडियाज अबाउट व्हाट इज़ डैश विद देम, कि आखिर मेरे साथ क्या है। तो क्या हो गया, व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम। व्हाट इज़ सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब सिंक्रोनाइज कर देना, मैच करा देना। व्हाट इज़ स्ट्रांग, स्ट्रांग तो इनके साथ कुछ है नहीं। टेमिंग का मतलब क्या, व्हाट इज़ टेमिंग विद देम। टेमिंग मतलब कंट्रोल करना, लेकिन टेमिंग के साथ जो ये विद लिखा हुआ है तो ये विद नहीं लगता है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम, ये लगता है विद वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए कितने, 25। आज क्या कर रहे थे हम लोग, 16 मई का सेकेंड पेपर हम लोग किए हैं। क्लियर, एक पेपर इसमें और बचा है, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करते रहेंगे। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। कितना यूज़फुल है, कितना आप इससे सीख पा रहे हैं, ये कमेंट में करिए। और अगर आपको कुछ स्पेशली सुझाव देना है, सलाह देनी है, तो वो भी आप बताइए हमको। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। फिर आपको पता ही है कि रात में 10 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास में इस समय क्या चल रहा है, एरर, स्पॉटिंग एरर, ठीक है ना। इसमें हम लोग स्पॉटिंग एरर्स पर काम कर रहे हैं। और कल हमारा उसका स्टेनो का स्पॉटिंग एरर ख़त्म हुआ था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किसका, सीपीओ का, सीपीओ एसआई का हम लोग अब एरर शुरू करने जा रहे हैं। सीपीओ ख़त्म हो जाएगा तो सीजीएल करेंगे, सीएचओएल करेंगे, चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो अपनी राय दीजिएगा। अब हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे रात में 10 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।